हेलो डियर्स, दिस इज़ अरियान अलीहान। मेरे चैनल का नाम फिज़िक्स विद अरियान 8234। हमने वेक्टर के चैप्टर शुरू किया था। इससे पहले लेक्चर 8 और 9 हो चुके हैं जो कि 20 के लिहाज से थे, लेकिन फर्स्ट ईयर से इसमें एमसीक्यूज आ सकते हैं इसलिए हमने की थी, लेकिन टॉपिक के लिहाज से ये नहीं था, उसमें इंक्लूड नहीं था। तो लेक्चर नंबर 8 इसलिए मैं इसको दोबारा कह रहा हूँ। तो हमने वहां से शुरू किया जहां पर हमने स्टॉप किया था इक्विलिब्रियम के टॉपिक से। इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम को आज हम डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम दरअसल में इसे कहते हैं हैविंग नो नो एक्सेलरेशन, जिसमें एक्सेलरेशन ना हो उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। या फिर इस तरह कह सकते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। या तो स्टेट ऑफ रेस्ट हो या फिर हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन हो। स्टेट ऑफ रेस्ट हो या यूनिफॉर्म मोशन हो, दोनों केसेस में अगर बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन हो, इन दोनों केसेस में हमारे साथ जो एक्सेलरेशन होता है ये दोनों केसेस में जीरो होता है। दोनों केसेस में हमारे साथ एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो होता है। इसलिए हम इसको इस तरह एक्सप्लेन करते हैं। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब ये है कि अगर लीनियर एक्सेलरेशन, इसमें लीनियर एक्सेलरेशन जो है या फिर लीनियर एक्सेलरेशन भी इसमें जीरो होगा, जो कि हम ए के साथ डिनोट करते हैं, ये भी हमारे साथ जीरो होगा। और इसके साथ साथ जो एंगुलर एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन ये भी हमारे साथ इसमें जीरो होगा, जो कि हम अल्फा के साथ डिनोट करते हैं, ये भी हमारे साथ जीरो होगा। तो इसको हम जब टोटल एक्सेलरेशन जीरो हो जाए तो इसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। जब लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों जीरो हो जाए तो उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, तो इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? तो अब हम डिफिनीशन की तरफ आते हैं। इस तरह डिफाइन कर सकते, जो कि एक्सेलरेशन की टर्म में हम अगर डिफाइन करें तो इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द स्टेट ऑफ द बॉडी in which acceleration is in which acceleration is zero, then the body is said to be in equilibrium. अच्छा, द स्टेट ऑफ द बॉडी, वो हालत बॉडी का जिसमें एक्सेलरेशन हमारे साथ जीरो हो, तो उस बॉडी को हम कहेंगे कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। या फिर इस तरह कह सकते हैं कि द स्टेट ऑफ द बॉडी इन विच देयर इज नो एक्सेलरेशन, इस तरह भी कह सकते हैं। या फिर इन विच एक्सेलरेशन इज जीरो देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। या फिर दूसरी जो इसकी डिफिनीशन है, या फिर हम इस तरह कर सकते हैं कि the state of the body the state of the body such that under the action
of several forces, under the action of several forces। इस तरह कह सकते हैं कि वो हालत बॉडी का such that under the action of, जो कि several forces उस पर लग जाए या फिर उस पर हो, several forces इस पे हो, there is several forces इस पर हो, there is, फिर भी there is no change, या फिर भी there is no change and translatory as well as rotatory motion। इसका मतलब ये है कि सेवरल फोर्सेस एक बॉडी पर हो, इसके बावजूद वो इक्विलिब्रियम में हो, इसके बावजूद इसमें वो इक्विलिब्रियम मतलब एक्सेलरेशन इसमें जीरो हो, और इसमें ना ही ट्रांसलेटरी मोशन हो ना ही रोटेटरी, ट्रांसलेटरी भी ना हो, और ट्रांसलेटरी के मतलब कि लीनियर एक्सेलरेशन इसमें ना हो, और ट्रांसलेटरी नो चेंज इन ट्रांसलेटरी, तो मतलब ये है कि चेंज इन वेलोसिटी इसमें जीरो हो, मतलब एक्सेलरेशन इसमें जीरो हो, और रोटेटरी का मतलब है कि डेल ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी जो है कि चेंज जो है ये हमारे साथ जीरो हो, तो अल्फा हमारे साथ एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे साथ जीरो होगा, तो इसमें भी चेंज नहीं आएगा। या द स्टेट ऑफ द बॉडी एंड विच द नेट फोर्स, इस तरह भी कह सकते हैं द स्टेट ऑफ द बॉडी, द स्टेट ऑफ द बॉडी in which the net force, in which the net force and net torque is zero, या फिर इस तरह भी कह सकते हैं कि वो हालत बॉडी का जिसमें नेट फोर्स जो हो और नेट टार्क जो हो दोनों जीरो हो जाए, तो उसको हम कहेंगे कि ये बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में है। नेट फोर्स का मतलब है अगर लीनियर एक्सेलरेशन हमारे साथ जीरो हो जाए, तो हमें मालूम है फोर्स किस चीज के बराबर है, फोर्स F इज इक्वल टू एम ए। अगर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो ए अगर हम इसमें पुट कर लेंगे तो फोर्स भी हमारे साथ जीरो हो जाएगा। अगर हम एंगुलर की तरफ आ जाए, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा हमारे साथ जीरो हो जाए, तो टार्क हमारे साथ जीरो हो जाएगा। किस तरह, तो किस तरह टार्क हमारे साथ हमें मालूम है आई अल्फा, टार्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अगर अल्फा जीरो हो जाए तो टार्क नेट टार्क जो है ये भी हमारे साथ जीरो हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो हमें मालूम है कि इक्विलिब्रियम के टू टाइप्स हैं। अब हम इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स को अब हम स्टडी करेंगे, एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा है डायनामिक इक्विलिब्रियम। टू टाइप्स हैं इसके। पहले हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की तरफ आते हैं। टू टाइप्स इसके हैं, कितने, टू टाइप्स, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है। तो हम पहले को स्टडी करते हैं स्टैटिक, जो कि नाम से ही जाहिर है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कौन सा होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम when the body is at rest, when the body is at rest, when the body is at rest, जब बॉडी मोशन ना करे तो इसको हम स्टैटिक, स्टैटिक मतलब कि मोशन स्टेट, स्टैटिक एक ही पोजीशन में हो, रेस्ट में हो, इक्विलिब्रियम, इसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसका मतलब यह है कि रेस्ट में हो, इसमें हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो हो, एक्सेलरेशन हमारे साथ इसमें जीरो हो, लीनियर एक्सेलरेशन इसमें जीरो हो। अगर एग्जांपल इसके हम दे दे, अगर एक बुक टेबल पर पड़ा हुआ है, लेट सपोज ये मार्कर मेरे हाथ में है, बिल्कुल स्टेट रेस्ट पोजीशन में है, तो ये मार्कर मेरे हाथ में रेस्ट में है, इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये मार्कर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, ये मार्कर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। इसी तरह अगर बुक एक टेबल पर पड़ा हुआ हो,
बुक एक टेबल पर पड़ा हुआ हो तो वो बुक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। और इसी तरह अगर हम कहें कि एक बल्ब जो है सीलिंग से सस्पेंडेड है, अ बल्ब सस्पेंडेड फ्रॉम दी सीलिंग, तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है क्योंकि वो रेस्ट में होता है, इसलिए हम इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने क्या पढ़ा, एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल में एक हमने लैंप या फिर बल्ब सस्पेंडेड बाय द सीलिंग, सीलिंग से सस्पेंड किया हुआ है। ये मेरे पास क्या है, एक एग्जाम्पल ये है। दूसरा मैंने क्या बताया कि अगर बुक टेबल पर पड़ा हुआ है, अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ये दोनों स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हैं, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दो टाइप्स में है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम हमारे साथ दो टाइप्स में क्या है, डिवाइड हुआ है। टू टाइप्स में ये डिवाइड हुआ है। एक इसको स्टैटिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम कहते हैं, एक इसको स्टैटिक ट्रांसलेटरी, क्या स्टैटिक ट्रांसलेटरी, इसको स्टैटिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम कहते हैं, स्टैटिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। और दूसरा जो है इसको हम डायनामिक का एक अलग टाइप है, स्टैटिक रोटेटरी इक्विलिब्रियम इसको कहते हैं। ये टू टाइप्स हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम के। इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स थे, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो हमने स्टैटिक इक्विलिब्रियम में एक और ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है डिवाइड हुआ है दो और टाइप में, और एक है स्टैटिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम और स्टैटिक रोटेटरी इक्विलिब्रियम। अच्छा, तो देखिए स्टैटिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम नाम से जाहिर है जिसमें ट्रांसलेटरी मोशन ना हो, नो चेंज इन ट्रांसलेटरी मोशन, नो चेंज इन ट्रांसलेटरी मोशन, नो चेंज एंड ट्रांसलेटरी मोशन में चेंज ना हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इसमें वेलोसिटी जो है, लीनियर वेलोसिटी हमारे साथ जीरो। इसका मतलब क्या है, ये रेस्ट में है, रेस्ट में। इसका क्या मतलब है कि इसमें अगर वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इसमें क्या है, जीरो है। इसमें एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। अगर एक्सेलरेशन एक बॉडी में जीरो है एक्सेलरेशन, तो इसमें एफ नेट फोर्स जो होता है ये हमारे साथ जीरो होता है। एफ नेट हमारे साथ, या फिर हम इस तरह लिख सकते हैं कि ए एफ नेट जो है हमारे साथ इसमें जीरो होता है। तो ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है कि फोर्स अगर जीरो हो जाए, नेट फोर्स हमारे साथ जीरो हो जाए, तो ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। इधर फर्स्ट कंडीशन, अगर इस तरफ देखें, इसमें हमारे साथ जो रोटेटरी मोशन में चेंज नहीं होगा। रोटेटरी मोशन में चेंज मतलब हमारे साथ ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी जीरो, एंगुलर वेलोसिटी हमारे साथ जीरो। इसका मतलब क्या है, रेस्ट। इसका मतलब क्या है, रेस्ट। तो इसमें जो एक्सेलरेशन अल्फा हमारे साथ जीरो होगा, अल्फा हमारे साथ जीरो होगा। और हमें मालूम है टार्क किस चीज के बराबर है, आई अल्फा, आई अल्फा। अब अगर अल्फा जीरो है तो नेट टार्क इसमें क्या होगा, जीरो होगा। नेट टार्क इसमें जीरो, जो कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। अब हम ये हैं, हमने स्टैटिक इक्विलिब्रियम को पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम, जो कि दूसरा टाइप है इक्विलिब्रियम का। तो देखिए हम जाते हैं अब डायनामिक इक्विलिब्रियम की तरफ।
मैंने इसके एग्जाम्पल नहीं पढ़े, सॉरी फॉर दैट। इसका एग्जाम्पल जो कि स्टैटिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल ये है कि कार एट रेस्ट, जब कार रेस्ट में होता है मतलब कि खड़ा रहता है एक जगह पर, तो इसका एग्जाम्पल ये है, इसका एग्जाम्पल हमारे साथ ये है। अगर कार व्हील्स जो होते हैं, कार व्हील्स हमारे साथ रेस्ट में हो, कार के जो पहिए होते हैं अगर रेस्ट में हो, तो उसको हम स्टैटिक रोटेटरी इक्विलिब्रियम के एग्जाम्पल में शुमार करते हैं। तो देखें हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम की तरफ अब हम जाते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम, सेकंड पे डायनामिक इक्विलिब्रियम। Dynamic equilibrium when the body is moving with uniform motion, जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के साथ जा रही हो तो उसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम इसका मतलब क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। उधर हम रेस्ट को स्टडी कर रहे थे, स्टैटिक में हम रेस्ट को स्टडी करते हैं, डायनामिक में हम यूनिफॉर्म मोशन को स्टडी करते हैं। इन दोनों केसेस में हमारे साथ एक्सेलरेशन जीरो होता है। यूनिफॉर्म अगर जा रहे हैं तो इसमें लीनियर या फिर एंगुलर वेलोसिटी हमारे साथ जीरो हो जाती है। तो इसके दो टाइप्स हैं। नंबर 1, इसके दो टाइप्स इस तरह लिख लेते हैं। एक है हमारे साथ डायनामिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। दूसरा हमारे साथ इसका टाइप क्या है? डायनामिक रोटेटरी इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, डायनामिक नो चेंज in translatory uniform motion, no change in translatory uniform motion, no change in translatory uniform motion में ट्रांसलेटरी यूनिफॉर्म मोशन में चेंज ना हो। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो चेंज इन वेलोसिटी है ये हमारे साथ चेंज इन वेलोसिटी हमारे साथ जीरो होता है, लेकिन वेलोसिटी जो होती है ये कांस्टेंट होती है। इसका क्या मतलब है कि चेंज इन वेलोसिटी जीरो और वेलोसिटी कांस्टेंट। इसका मतलब ये है अगर एक कार हमारे साथ जा रही है एक जगह से दूसरी जगह, अगर इस पॉइंट पे मैं मालूम करना चाहूं वेलोसिटी को, इस पॉइंट पर देखूं तो इन सारे पॉइंट में इधर भी 2 मीटर पर सेकेंड, इधर भी 2 मीटर पर सेकेंड, इधर भी 2 मीटर पर सेकेंड। चेंज इसमें है नहीं, चेंज इसमें वेलोसिटी में नहीं है, और वेलोसिटी हमारे साथ कांस्टेंट है, हर एक पॉइंट पर सेम है। तो इसलिए हम वेलोसिटी को कांस्टेंट, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी में चेंज जो है हमारे साथ नहीं होता, जब वेलोसिटी हमारे साथ कांस्टेंट हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसमें एक्सेलरेशन हमारे साथ नहीं होती। जब चेंज इन वेलोसिटी होती है तो हमारे साथ एक्सेलरेशन होती है, जब चेंज इन वेलोसिटी नहीं होती तो हमारे साथ जो एक्सेलरेशन है ये हमारे साथ जीरो हो जाएगा। जब एक्सेलरेशन हमारे साथ जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है? इसका नेट फोर्स ये हमारे साथ जीरो हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल यह है कि कार जब मोशन करते यूनिफॉर्मली, कार यूनिफॉर्म मोशन, इसका
एग्जाम्पल है। अब हम डायनामिक की तरफ आते हैं। डायनामिक जो है रोटेटरी मोशन, इसमें रोटेटरी मोशन, यूनिफॉर्म रोटेटरी मोशन, इसका क्या मतलब है? यूनिफॉर्म रोटेटरी मोशन, इसमें यूनिफॉर्म रोटेटरी मोशन होता है, यूनिफॉर्म रोटेटरी मोशन इसमें होता है। जब यूनिफॉर्म रोटेटरी मोशन इसमें होता है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी हमारे साथ जीरो हो जाता है। इसी तरह है, जब एंगुलर वेलोसिटी की चेंज हमारे साथ जीरो है तो इसमें जो एंगुलर वेलोसिटी है ये हमारे साथ कांस्टेंट है, ये हमारे साथ कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है? जब चेंज इन वेलोसिटी हमारे साथ जीरो, तो इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन जो है इसमें, सॉरी एक्सेलरेशन ये वाला लीनियर नहीं है, इधर एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे साथ जीरो होगा। जब एंगुलर एक्सेलरेशन इसमें जीरो हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? इसमें टार्क, नेट टार्क जो है ये हमारे साथ जीरो होगा। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन। ये थे टाइप इक्विलिब्रियम के, ये थे टाइप इक्विलिब्रियम के। कार व्हील्स, इसका एग्जांपल क्या है? जब कार व्हील्स यूनिफॉर्मली मोशन कर रहे हो, कार व्हील्स यूनिफॉर्मली मोशन कर रहे हो, या फिर जो फैन होता है, फैन अगर वो यूनिफॉर्मली हमारे साथ रोटेशन कर रहा हो तो हमारे साथ ये इसके एग्जाम्पल हैं। जब यूनिफॉर्मली एक फैन जो होता है, अगर कोई आपसे कहे कोई 5 मिनट पहले जो पंखा लगाए हुए हैं और इसके लिए जो बिजली है वो सेम फ्लो कर रही है, तो देखें इसमें टार्क नहीं होगा। इसमें टार्क कब होगा? जब ये स्टार्ट होगा, जब ये स्टार्ट होगा उसमें टार्क होगा, जब वो बंद होगा उसमें टार्क होगा। क्यों? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी उसमें होती है। चेंज इन वेलोसिटी जब हम स्टार्ट करते हैं, जो वेलोसिटी जो है इंक्रीज कर रही होती है, इंक्रीज कर रही होती है। जब इंक्रीज कर रही होती है, चेंज इन वेलोसिटी उसमें आ जाता है। पहले 2 मीटर पर सेकंड, फिर 3, फिर 4, इस तरह इंक्रीज करती हैं। जब ये इंक्रीज करती हैं, जब ये इंक्रीज करती हैं तो इसके साथ साथ ये हमारे साथ एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा तो उसमें टार्क आएगा। जब हमारे साथ एक ही स्पीड में जा रही है, एक ही स्पीड में जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि चेंज वेलोसिटी तो है इसमें, लेकिन चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इसमें नहीं है। जब चेंज नहीं होता तो हमारे साथ एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होता। जब एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होता तो टार्क इज इक्वल टू आई अल्फा। जब अल्फा जीरो तो नेट टार्क इसमें जीरो होता है, तो नेट टार्क इसमें जीरो होता है। आगे जाते हैं। सम इम्पॉर्टेंट फोर्सेस हैं हमारे साथ, सम इम्पॉर्टेंट फोर्सेस हैं, अब हम उसको स्टडी करेंगे। सम इम्पॉर्टेंट फोर्सेस हैं जो कि हम अब स्टडी करेंगे। सम इम्पॉर्टेंट फोर्सेस, सम इम्पॉर्टेंट फोर्सेस। फर्स्ट नंबर पर कंकरेंट फोर्सेस, कंकरेंट फोर्सेस, कंकरेंट फोर्सेस व्हेन, इस तरह हम डिफिनीशन लिख सकते हैं, व्हेन टू और मोर, व्हेन टू or more than two forces, such that, when two or more than two forces such that the line of action, that their line of action act at a common point या at a single point, at a common या फिर at a single point, then the forces is said to be
कंकरेंट फोर्सेस। क्या मतलब है? जब दो या दो से ज्यादा फोर्सेस एक ही लाइन ऑफ एक्शन पर हो और एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्शन उसकी हो, तो उसको हम कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं, उसको हम कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं। या फिर इसके साथ साथ इफ लाइन ऑफ एक्शन ओवरलैप्ड एट कॉमन पॉइंट, इफ लाइन ऑफ एक्शन, इफ लाइन ऑफ एक्शन, if line of action overlapped at single या फिर कॉमन पॉइंट, इसको हम कहते हैं। देखें इसका क्या मतलब है। अब हम डायग्राम की तरफ जाते हैं कि अगर हमारे साथ एक मास है, एक मास, इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, इस पर दो फोर्सेस, लेट्स सपोज मैं दो फोर्सेस की बात करूं, एक इस साइड पर, दूसरा इस साइड पर, और ये बॉडी हमारे साथ इक्विलिब्रियम में है। ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, F1 फोर्स, F2 फोर्स। तो देखें अगर ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो ये इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है। टू फोर्सेस होनी चाहिए, टू से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये बॉडी अब इक्विलिब्रियम में है। तो इस फोर्सेस को हम, तो देखिए इसकी इंटरसेक्शन पॉइंट जो है हमारे साथ एक है, एक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, इसी तरह अगर इस बॉडी पर ऊपर एक फोर्स लग रहा हो F3 और नीचे भी एक लग रहा हो F4, इसी तरह हो, तो सारे मैग्नीट्यूड में F3 इक्वल टू F4, F2 इक्वल टू F1 मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन में सारे ऑपोजिट हैं। तो देखिए इसका लाइन ऑफ एक्शन का पॉइंट जो है ये सेम है, तो इन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं, कंकरेंट फोर्सेस इसको कहते हैं। सिमिलरली अगर हम इस साइड पर एक फोर्स को लगा रहे F5, इस साइड पर एक लगा रहे F6, ये हमारे साथ फोर्सेस, तो लाइन ऑफ एक्शन फिर भी हमारे साथ एक ही पॉइंट पर है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कंकरेंट फोर्सेस। और याद रखें कि ये जो कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट जो है, कॉमन पॉइंट, इसको हम कंकरेंट पॉइंट कहते हैं, कंकरेंट पॉइंट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कंकरेंट पॉइंट। इसको हम क्या कहते हैं? कंकरेंट पॉइंट। और याद रखें इसमें मिनिमम कितनी फोर्सेस होती हैं? मिनिमम मैंने जो ऊपर लिखा भी है, व्हेन टू और मोर, मिनिमम इसमें 2 होनी चाहिए। मैक्सिमम कितनी फोर्सेस हो सकती हैं? मैक्सिमम फोर्सेस कितनी हो सकती हैं? इनफाइनाइट। इसमें मैक्सिमम कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट हमारे साथ हो सकती हैं, इनफाइनाइट हमारे साथ हो सकती हैं। तो इस फोर्सेस को, ये जो फोर्सेस हैं इसको हम कंकरेंट फोर्सेस, या फिर हम इस तरह भी कर सकते हैं, एक फोर्स इस साइड पर F7, एक फोर्स इस साइड पर F8, ये हमारे साथ फोर्सेस हुई। तो ये सारे एक पॉइंट पर लाइन ऑफ एक्शन, इसका कॉमन पॉइंट पर, एक पॉइंट पर है, इसको इन सारे को हम कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं। तो इस पर एक एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज की तरफ अब हम जाते हैं, उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी कंकरेंट फोर्सेस। तो कंकरेंट फोर्स पर एक एमसीक्यूज है कि टू फोर्सेस, हमारे साथ क्या है? दो फोर्सेस हैं F1, F2, ये दोनों ये इक्वल हैं 8 न्यूटन के। फर्स्ट जो है हमारे साथ 8 न्यूटन के बराबर है, सेकंड 6 न्यूटन, जो कि हमारे साथ ये वाला ईस्ट के डायरेक्शन में है, ईस्ट के डायरेक्शन, ये वाला हमारे साथ साउथ के डायरेक्शन में है। When two forces F1 and F2 having 8 Newton and 6 unit in east and south direction respectively, then their balancing
फोर्स विल बी, तो बैलेंसिंग फोर्स इसका क्या होगा, बैलेंसिंग फोर्स इसका क्या होगा, या फिर रिजल्टेंट फोर्स विच कीप द बॉडी इक्विलिब्रियम, इसका क्या होगा। Two forces F1 and F2 having 8 Newton and 6 unit magnitudes respectively in the direction of east and south, then the balancing force would be, balancing force हमारे साथ क्या होगा। आप किस तरह MCQs को इस तरह आपको ऑप्शन, चलो ऑप्शन छोड़ देते हैं, सॉरी ऑप्शन हम लिख लेते हैं ताकि हमें कुछ ना कुछ इससे मिल जाए। साउथ ईस्ट, बी हम 10 वेस्ट नॉर्थ, सी हमारे साथ 10 साउथ वेस्ट, डी 10 ईस्ट नॉर्थ। अब हम देखते हैं किस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे साथ अगर हम ड्रा कर ले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ को, इस तरह ड्रा कर ले, F1 कौन से डायरेक्शन में है, देखिए लेट सपोज इसको मैं ईस्ट कह देता हूं, ईस्ट, इसको नॉर्थ, ये हमारे साथ साउथ, ये हमारे साथ वेस्ट। तो देखिए हमारे साथ किस तरह है, F1 कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट में है, F1 कौन से डायरेक्शन में है, ईस्ट में। F1 हमारे साथ ईस्ट के डायरेक्शन में 8 न्यूटन है, और F2 कौन से डायरेक्शन में है, साउथ में। F2 हमारे साथ साउथ में, F2 कितना है हमारे साथ 6 न्यूटन। तो देखिए F2 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ये हमारे साथ ये है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, F2 हमारे साथ 6 न्यूटन। तो रिजल्टेंट इसका क्या होगा, रिजल्टेंट हम किस तरह, फर्स्ट वेक्टर के टेल और सेकंड वेक्टर के हेड के साथ मिलाना है। ये हमारे साथ क्या हुआ, रिजल्टेंट हो गया। ये हमारे साथ क्या हुआ, रिजल्टेंट, जो कि किस डायरेक्शन में है, जो कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। और हमसे क्या मांग रहा है, बैलेंसिंग फोर्स। आपने ये नहीं लिखना कि साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ या डायरेक्शन में है, ये नहीं लिखना, क्योंकि हम हमसे बैलेंसिंग फोर्स मांग रहा है, बैलेंसिंग फोर्स। अब तो ये बैलेंसिंग नहीं, क्योंकि एक साइड पर कोशिश कर रहा है कि एक साइड पर आ जाए। तो बैलेंसिंग फोर्स इसका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट हम किस तरह फाइंड करेंगे, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा अंडर द रूट। तो देखिए R इज इक्वल टू F1 कितना है हमारे साथ, F1 8 का होल स्क्वायर, F2 कितना है 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 8 6 cos थीटा कितना है, थीटा इन दोनों में कितना है 90, cos 90 अंडर द रूट। cos 90 हमारे साथ 0 हो जाएगा, टोटल टर्म 0 हो जाएगा। 8 8 64, 6 6 36, हमारे साथ 100 आ रहा है, 100 अंडर रूट, जो कि हमारे साथ 10 के बराबर हो जाएगा। 10 के बराबर कौन से डायरेक्शन में है, ईस्ट साउथ के डायरेक्शन में है। तो हमें क्या चाहिए, ये तो नहीं चाहिए, हमें इस तरह का बैलेंसिंग फोर्स चाहिए, इस तरह बैलेंसिंग फोर्स जो इसको बैलेंस करे, मतलब कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ताकि ये रिजल्टेंट फोर्स को बैलेंस करे। ऑपोजिट फोर्स किस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड में रिजल्टेंट, जो कि 10 हो। इधर ये 10 है ना, 10 ईस्ट साउथ, तो ईस्ट के ऑपोजिट क्या है, वेस्ट, ईस्ट के ऑपोजिट वेस्ट, और साउथ की नॉर्थ, तो वेस्ट और नॉर्थ का देखें 10 वेस्ट नॉर्थ, तो ये हमारे साथ ऑप्शन बी करेक्ट होगा। किस तरह, अगर ये इस डायरेक्शन में, ईस्ट का ऑपोजिट क्या है, वेस्ट,
ईस्ट का वेस्ट, साउथ का नॉर्थ। तो वेस्ट और नॉर्थ को मिला के जो इसकी अपोजिट है, इसका अपोजिट प्लेन जो है, ये हमें इसका बैलेंसिंग फोर्स देगा, ये हमारे साथ बैलेंसिंग फोर्स हमें देगा। इसके बाद हम कोलिनियर फोर्स को स्टडी करने जा रहे हैं। कोलिनियर फोर्स नाम से ही जाहिर है, को लीनियर, लीनियर का मतलब लाइन पर हो, को का मतलब है सेम, सेम लाइन पर हो। किस पर हो? सेम लाइन पर हो। कोलिनियर जो कि हमारे साथ सेकंड नंबर पर, को लीनियर, को लीनियर। कोलिनियर का क्या मतलब है? को का मतलब है सेम, लीनियर का क्या मतलब है? एक लाइन पर, लाइन, सेम लाइन पर, सेम लाइन पर। कोलिनियर का मतलब सेम लाइन पर। दोज फोर्सेस विच एक्ट अलोंग द सिंगल लाइन, ऑन सिंगल लाइन, दोज फोर्सेस, इस तरह लिख सकते हैं हम, दोज फोर्सेस which act along द सिंगल लाइन, जो सिंगल लाइन पर एक्ट कर रही हो, तो इसको हम कोलिनियर कहते हैं, इसको हम कोलिनियर फोर्सेस कहते हैं। कोलिनियर फोर्सेस किस तरह? अगर एक मास है हमारे साथ, एक मास m, इस पर फोर्स इस तरफ लग रहा है F1, इस पर फोर्स इस तरफ लग रहा है F2, तो एक ही लाइन में है। क्या है? एक ही लाइन में है, तो इसको हम कोलिनियर फोर्सेस कहते हैं। और याद रखें कि ऑल कोलिनियर जो है, सारे के सारे कोलिनियर, ऑल कोलिनियर जो है, कोलिनियर, ये हमारे साथ कंकरेंट होते हैं, ये हमारे साथ कंकरेंट होते हैं। ऑल कोलिनियर आर कंकरेंट, बट ऑल कंकरेंट, जो ऑल कंकरेंट होते हैं, आर नॉट कोलिनियर, आर नॉट कोलिनियर। क्यों? क्योंकि कोलिनियर जो होते हैं, बिकॉज कोलिनियर, कोलिनियर एक्ट अलोंग द सिंगल लाइन, एक्ट अलोंग द सिंगल लाइन, जबकि कंकरेंट जो है सिंगल लाइन पर एक्ट नहीं करते, जो कि एक फोर्स अगर इस साइड पर है तो दूसरा इस साइड पर भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 जो मैंने ड्रॉ किए थे, जो मैंने ड्रॉ किए थे। तो ऑल कोलिनियर आर कंकरेंट, बट ऑल कंकरेंट आर नॉट कोलिनियर। क्यों? क्योंकि कोलिनियर जो है हमारे साथ एक ही लाइन पर होते हैं, सिंगल लाइन पर होते हैं। इसके बाद है कोप्लेनर, इसके बाद कोप्लेनर, कोप्लेनर नाम से ही यही जाहिर है, कोप्लेनर, कोप्लेनर। कोप्लेनर का क्या मतलब है? को का मतलब है सेम, को का मतलब है सेम, इसका मतलब क्या? सेम। प्लेनर का क्या मतलब है? प्लेन, जो कि सेम प्लेन हो। दोज वेक्टर्स, those vectors which lies at a single, at a same plane, या फिर at a same, at same plane, सेम प्लेन पर ये लाइज करते हैं। जिस तरह अगर मैं ड्रा कर लू XYZ, XYZ, अगर मैं इधर ड्रॉ कर लू या फिर XY में ड्रॉ कर लू, XY में मेरे साथ एक वेक्टर ये है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा मेरे साथ ये है, तो XY में ये सारे लाई करते हैं, एक ही प्लेन में हमारे साथ होते हैं। तो ये सारे फोर्सेस कोप्लेनर है। यहाँ पे एक बोर्ड, बोर्ड के ऊपर जो मैं जिधर भी ड्रॉ कर रहा हूँ, जिधर भी ड्रॉ कर, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है। तो इस पर जिधर भी मैं ड्रॉ करूं, ये हमारे साथ एक प्लेन है, एक प्लेन है। तो हमारे साथ ये कोप्लेनर फोर्सेस कहलाई जाती है। कोप्लेनर फोर्सेस मिनिमम कितने? 2, मिनिमम 2, मिनिमम कितने होते हैं? 2, लेकिन मैक्सिमम हमारे साथ इनफाइनाइट हो सकते हैं, मैक्सिमम हमारे साथ इनफाइनाइट हो सकते हैं।
इनफाइनाइट हमारे साथ हो सकते हैं। इसके बाद हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की तरफ आते हैं। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को मैंने थोड़ा सा टच भी किया है कि जिसमें फोर्स हमारे साथ जीरो आ जाए। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम देखिए, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है गिव्स अस द श्योरिटी ऑफ ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है ये हमें ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की श्योरिटी देता है। ट्रांसलेटरी गिव्स अस, ये हमें क्या देता है? गिव्स अस surety of what? It gives us the surety of what? Surety of translatory equilibrium। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की हमें श्योरिटी देता है। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की हमें श्योरिटी देता है। ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब है इसमें एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन हमारे साथ जीरो होता है। जब लीनियर एक्सेलरेशन हमारे साथ जीरो, तो इसका मतलब यह है कि एफ नेट हमारे साथ जीरो। क्यों एफ नेट हमारे साथ जीरो? जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो इसका मतलब है फोर्स इज इक्वल टू एम ए। हमें मालूम है कि अगर फोर्स हमारे साथ एक्सेलरेशन अगर फोर्स जीरो है तो इसका मतलब या तो हमारे साथ मास जीरो है या फिर एक्सेलरेशन हमारे साथ जीरो है। मास जीरो या फिर एक्सेलरेशन। मास तो जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर एक बॉडी है तो उसका मास तो होगा, एक्सेलरेशन फिर जीरो होगा। जब एक्सेलरेशन हमारे साथ जीरो तो फोर्स हमारे साथ जीरो होता है। इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द नल वेक्टर, then the body is said to be n translatory equilibrium। किस तरह लिख सकते हैं? if the vector sum of all the forces, if the vector sum of all the forces act on a body is equal to the null vector, then the body is said to be an translatory equilibrium। then the body is said to be an translatory equilibrium। जब वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस, जब हम फोर्सेस F1 F2 F3 फोर्सेस जो हैं, जब इसका हम सम ले ले और बॉडी फिर भी इसके बावजूद नल वेक्टर हमें हासिल हो जाए, तो ये बॉडी हमारे साथ ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में होगी। जब वेक्टर सम हमारे साथ लिया जाए, इसका वेक्टर सम हमारे साथ जीरो आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है। ट्रांसलेटरी जब वेक्टर सम हमारे साथ जीरो, इसका मतलब ये है कि एफ नेट इसमें जीरो है। एफ नेट हमारे साथ इसमें जीरो है। एफ नेट हमारे साथ इसमें जीरो है। इस तरह लिख सकते हैं या फिर इस तरह भी हम लिख सकते हैं। हमारे साथ जीरो है। एफ नेट या तो इसमें मास जीरो है या फिर हमारे साथ एक्सेलरेशन। मास तो जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई बॉडी का मास तो जीरो नहीं हो सकता, तो इसमें एक्सेलरेशन हमारे साथ जीरो होता है। एक्सेलरेशन हमारे साथ इसमें जीरो होता है। एक अगर मास है हमारे साथ m, एक फोर्स इस साइड पर, दूसरा फोर्स इस साइड पर, तो देखिए ये दोनों फोर्सेस, अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है
तो ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में हमारे साथ बराबर होंगे, मैग्नीट्यूड में हमारे साथ बराबर होंगे। लेकिन ये फोर्सेस जो हैं, ये फोर्सेस डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव साइन इसमें आता है। तो F1 इसको इस साइड पर ले आए, F2 प्लस F2 हो जाएगा, तो इधर हमारे साथ नल वेक्टर रह जाएगा, नल वेक्टर हमारे साथ रह जाएगा। नल वेक्टर एक्सेलरेशन इसमें 0 या फिर रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन, रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ आते हैं जो कि बहुत ही जरूरी है एमसीक्यूज के लिए। अगर इसका सेकंड कंडीशन हम इसके बाद जो लेक्चर आ रहा है, लेक्चर नंबर 9 में हम करेंगे टार्क के साथ, हम इसका सेकंड कंडीशन पढ़ेंगे। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ forces of equal magnitude which keep the body in equilibrium। मिनिमम कितनी होनी चाहिए इक्वल मैग्नीट्यूड के? 2। मिनिमम कितने? 2 हमारे साथ होने चाहिए, जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड, जब जो अभी हमने पढ़ा किस तरह एक मास है, एक मास मिनिमम कितने होने चाहिए? मास इस साइड पर F1, इस साइड पर F2, ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में है। इक्वल मैग्नीट्यूड मैंने पढ़ा ना, F1 इक्वल टू F2, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है। इक्वल मैग्नीट्यूड, मिनिमम नंबर कितने, कम से कम कितने हो सकते हैं फोर्सेस जो कि बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखे और इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं? तो ये 2 हो सकते हैं, सिर्फ 2 हो सकते हैं। और याद रखे कि अगर ये 2 फोर्सेस जो हैं ये हमारे साथ क्या होंगे, ये दोनों फोर्सेस देखिए एक ही लाइन पर हैं, इसलिए ये फोर्सेस हमारे साथ कोलिनियर होंगे, ये फोर्सेस हमारे साथ कोलिनियर होंगे। और ये दोनों एंटी पैरेलल भी हैं, तो ये दोनों हमारे साथ एंटी पैरेलल होंगे, ये हमारे साथ एंटी पैरेलल होंगे। और इसके साथ साथ ये एक प्लेन पर भी लाई करते हैं, इसलिए हम इसको कोप्लेनर भी कहते हैं। एक प्लेन पर है इसलिए हम इसको कोप्लेनर कहते हैं। और ये फोर्सेस हमारे साथ कंकरेंट भी हैं, कंकरेंट भी हैं, इसलिए हमारे साथ ये इन फोर्सेस को कोलिनियर, एंटी पैरेलल, कोप्लेनर और कंकरेंट भी कहा जाता है। देखिए इसके बाद हम जाते हैं किस तरफ? सेकंड पॉइंट की तरफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ। इसी को हम थोड़ा सा तब्दील कर देते हैं, इधर हम लिख लेते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। मैक्सिमम सेकंड पॉइंट है ये, पॉइंट नंबर सेकंड, मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड व्हिच कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम। ये हमारे साथ इनफाइनाइट, हमारे साथ क्या होंगे? इनफाइनाइट होंगे। किस तरह? अगर एक बॉडी है, एक बॉडी मास, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर एक बॉडी है, इसकी इस तरह फोर्स F1, दूसरी तरफ F2, इस तरफ F3, इस तरफ F4, इस तरफ F5, इस तरफ F6, इस तरफ F7, इस तरफ F8, इसी तरह और ज्यादा हो सकते हैं। तो कितने हैं? इनफाइनाइट हैं। अब इन सारों ने, ये F1 मैग्नीट्यूड में F2 के बराबर है, F7 जो है ये
F8 के बराबर हैं, F5 F6 के बराबर हैं, F4 F3 की मैग्नीट्यूड में बराबर है, मैग्नीट्यूड में बराबर है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हैं। तो ये सारे हमारे साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस कितने हो सकते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, जो हमारे साथ बॉडी इक्विलिब्रियम में रखती हैं, तो ये इनफाइनाइट हो सकते हैं। तीसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं, एंगल ऑफ एडजेसेंट, एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट साइड। तीसरा पॉइंट, एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू, जब हम दो वेक्टर एडजेसेंट वेक्टर के दरमियान टू एडजेसेंट फोर्सेस, सॉरी मैंने साइड इधर लेकर आए, साइड भी हो सकते हैं लेकिन फोर्सेस टू एडजेसेंट फोर्सेस के दरमियान हम मालूम करने चाहे तो हम किस तरह मालूम करेंगे, तो 360 इसके नंबर ऑफ फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय नंबर ऑफ फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। देखिए, एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट फोर्सेस के दरमियान अगर हम मालूम करना चाहे तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, 360 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ये जरूरी है, ये जरूरी है। लेट सपोज अगर हम कहें कि 3 फोर्सेस हैं हमारे साथ, लेट सपोज अगर एमसीक्यूज हम इससे लिख ले थोड़ा सा कि 3 इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस हैं, 3 इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस हैं, 3 इक्वल मैग्नीट्यूड फोर्सेस हैं हमारे साथ, तो इसमें एंगल कितना होगा, एंगल थीटा, थीटा इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय कितने हैं इक्वल के 3, तो इससे कितना आएगा 120। इसका क्या मतलब है, अगर एक मास है मेरे साथ, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, F1 F2 F3, तो इन तीनों में एंगल का डिफरेंस कितना है 120, इसके दरमियान 120 होगा, इसके दरमियान 120 होगा, इसके दरमियान 120 होगा। इसका मतलब ये है एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट फोर्सेस इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, नंबर ऑफ फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, नंबर ऑफ फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं 4 साइड्स वाला, इसी तरह 4 साइड्स इक्वल मैग्नीट्यूड के मैं ले लूं तो किस तरह होगा, थीटा इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 4, तो कितना आ जाएगा 90 का मतलब देखिए एक साइड, दूसरा साइड, तीसरा, नाइनटी, ये हमारे पास वेक्टर्स हो गए फोर्सेस। तो देखिए इन सब में हमारे पास 90 का एंगल है, सब में हमारे साथ 90 का एंगल है। तो देखिए तो इससे स्क्वायर आ गया, क्या स्क्वायर, हमारे साथ क्या आ गया स्क्वायर। तो इससे 4 साइड्स पर सब में 90 का एंगल, जब इसमें जो वापस उसी पॉइंट पर आ जाए तो इसका मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या है 0 है। जब रिजल्टेंट हमारे साथ 0 या फिर नल वेक्टर आ जाए, 0 या नल वेक्टर, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इसमें 0 है, डिस्प्लेसमेंट हमारे साथ 0 है। इसमें एफ नेट कितना होगा 0, एफ नेट कितना होगा 0। क्लोज्ड पाथ थ्रू हेड टू टेल रूल हम करते हैं, थ्रू हेड टू टेल रूल हम करते हैं। तो इसमें अब हम अनइक्वल मैग्नीट्यूड की तरफ जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, मिनिमम number of forces of
unequal magnitude, makes minimum number of forces of unequal magnitude which keep the body in इक्विलिब्रियम में बॉडी को जब रखती हैं। तो देखें किस तरह मिनिमम कितने हो सकते हैं, मिनिमम हमारे साथ कितने हो सकते हैं, अनइक्वल जो हो, मिनिमम हमारे साथ 3 होंगे, इसमें मिनिमम हमारे साथ इसमें 3 होंगे। क्यों मिनिमम हमारे साथ इसमें 3 होते हैं। अभी जो मैंने किया इसी तरह कुछ क्यों किया, 120 के साथ एक इस तरफ था, एक इस तरफ था, एक इस तरफ, 120 के एंगल से सारे थे, 120 के एंगल से सारे थे। तो याद रखें कि ये तीनों जो हैं ये कनकरेंट होंगे। क्या कनकरेंट, एक ही लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इसका होगा। और दूसरा ये हमारे साथ कोप्लेनर, एक ही प्लेन पर होंगे कोप्लेनर। और याद रखें ये हमारे साथ नॉन कोलिनियर होंगे, नॉन कोलिनियर। कोलिनियर एक ही लाइन पर होते थे, कोलिनियर एक ही लाइन पर होते थे, लेकिन ये जो है हमारे साथ नॉन कोलिनियर होंगे, एक ही लाइन पर लाई नहीं करेंगे, एक ही लाइन पर ये लाइस नहीं करेंगे। इसके बाद सॉरी मैंने मिटा दिया, नहीं मिटाना चाहिए था। 5 नंबर पर मैक्सिमम, सिमिलर इसी तरह है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, अनइक्वल मैग्नीट्यूड which balance the body, ये इनफाइनाइट होंगे। ये कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे, अनइक्वल इसमें इनफाइनाइट होंगे। अच्छा, तो अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस हम अनइक्वल मैग्नीट्यूड के अप्लाई करें और वो बैलेंस कर दे बॉडी को, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये इस पर कितने फोर्सेस ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, इसमें इनफाइनाइट फोर्सेस हो सकते हैं। अच्छा, अगर एक बॉडी पर बहुत ज्यादा फोर्सेस हम, अगर एक बॉडी है हमारे साथ, इस पे हम ज्यादा फोर्सेस अप्लाई करें, एन फोर्सेस लेट सपोज हम अप्लाई करें, अगर एक बॉडी पर एन फोर्सेस हो और इसका रिजल्टेंट हमारे पास लेट सपोज 20 न्यूटन वेस्ट में हो, अगर एक बॉडी पर सुने, अगर एक बॉडी पर हम एन फोर्सेस अप्लाई करें, एन फोर्सेस, और इसका रिजल्टेंट 20 न्यूटन वेस्ट में हो, तो इसको बैलेंस करने के लिए 20 न्यूटन ही चाहिए, लेकिन वेस्ट में नहीं। वेस्ट का अपोजिट क्या है, ईस्ट में होगा, तो ये फिर बैलेंस हो जाएगी। फिर से सुने, अगर एक बॉडी पर एन फोर्सेस हो, एक बॉडी पर एन फोर्सेस हो और इसका रिजल्टेंट 20 न्यूटन नॉर्थ में हो, या फिर मैंने पहले क्या कहा, वेस्ट में हो, तो इसको बैलेंस करने के लिए 20 न्यूटन ही चाहिए, 20 न्यूटन ही चाहिए, लेकिन ईस्ट में, अगर नॉर्थ में है तो फिर साउथ में। इसकी डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। इसके बाद एक पॉइंट है कि व्हेन एन फोर्सेस VI, when n forces, जब n forces act on a body, जब n forces act करे एक बॉडी पर and the body is in equilibrium, और बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, n फोर्सेस एक बॉडी पर हम अप्लाई कर रहे हैं और बॉडी एंड द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम,
इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में है। अगर n फोर्सेस हम अप्लाई करें फिर भी ये इक्विलिब्रियम में है। अगर if we remove one force, if we remove, जब हम रिमूव करें वन फोर्स, जब हम एक फोर्स को रिमूव करें, वन फोर्स को रिमूव करें, देन रिजल्ट इन अनबैलेंस फोर्स। जब हम एक फोर्स को रिमूव करें देन रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट, अगर हम एक फोर्स को रिमूव करें तो हमारे साथ ये क्या होगा, ये अनबैलेंस हो जाएगा। तो रिजल्टेंट अनबैलेंस फोर्स जो है, अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स जो है, अनबैलेंस फोर्स जो है इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में। अनबैलेंस फोर्स, रिजल्टेंट अनबैलेंस फोर्स जो है एक्ट, अनबैलेंस फोर्स विल बी इक्वल टू किसके, विल बी इक्वल एन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में ये इक्वल होगा। बट ऑपोजिट एन डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन होगा टू द फोर्स, कौन से फोर्स, विच वी रिमूव्ड, जो हमने रिमूव किया है, विच वी रिमूव्ड। अच्छा देखिए इसका मतलब क्या है, जब n फोर्सेस, अगर n फोर्सेस एक बॉडी पर अप्लाई कर रहे हैं तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अगर एक फोर्स को हटा दे तो रिजल्टेंट अनबैलेंस हो जाएगा, रिजल्टेंट अनबैलेंस। तो रिजल्टेंट अनबैलेंस फोर्स जो है उसको बैलेंस करने के लिए वो इतना वेक्टर चाहिए जो कि मैग्नीट्यूड में बराबर हो, उसके मैग्नीट्यूड में बराबर हो, विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन में ऑपोजिट होना चाहिए टू द फोर्स व्हिच वी रिमूव्ड, उस फोर्स के जो हमने रिमूव किया हुआ है, जो हमने रिमूव किया हुआ है। तो देखें इसके बाद एक एमसीक्यूज है इसके ऊपर, लास्ट टॉपिक खत्म होने वाला है, लास्ट एमसीक्यूज। which MCQs है, which pair of forces can keep the body in इक्विलिब्रियम। तो देखिए ऑप्शन गिवन है 3 न्यूटन, 5 न्यूटन, 7 न्यूटन। बी ऑप्शन गिवन है 1 न्यूटन, 3 न्यूटन, 5 न्यूटन, 4 न्यूटन, 6 न्यूटन, 1 न्यूटन। और डी हमारे साथ 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 9 न्यूटन, यह हमारे साथ ऑप्शन गिवन है। एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं, एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। किस तरह, इस तरह कर देते हैं, मैक्सिमम रिजल्ट इधर लिख लेते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम रिजल्ट इधर लिख लेते हैं, आपको समझाने के लिए है, वैसे इस तरह ही नहीं है इधर हो। चलो डी ऑप्शन को चेक करते हैं। डी मैक्सिमम कितना आएगा, इन दोनों को एडिशन से मैक्सिमम आएगा 1 + 2 कितना आएगा 3, जो कि 9 के बराबर नहीं है, 9 के बराबर नहीं है। मिनिमम कितना आएगा 2 - 1 कितना आएगा 1, जो कि 9 के बराबर नहीं है। और इससे खुलासा ये आ गया कि रिजल्टेंट 1/3 के दरमियान में होगा, 1/3 के दरमियान में होगा, 1/3 के दरमियान में होगा। लेकिन इधर तो 9 है, ये तो बड़ा है, तो ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है। देखिए हमने मैक्सिमम रिजल्ट 1 + 2 9 नहीं आया, 3 आया, तो फिर मिनिमम 2 - 1 1, और 3 और 1 के दरमियान में भी नहीं आया,
3 और 1 के दरमियान में भी नहीं है, उससे बड़ा है, तो इसको छोड़ दिए, नहीं है। तो अब 4 मैक्सिमम रिजल्ट सी ऑप्शन की तरफ आते हैं। 4 प्लस 6 कितना है? 10 10 जो कि बराबर नहीं है 9 के, बिल्कुल ठीक है। और मिनिमम 6 माइनस 4 जो कि कितना है 2, ये भी 9 के बराबर नहीं है। और देखिए 10 और 2 के दरमियान है, 2 और 10 के दरमियान, जी बिल्कुल देखें 10 2 और 10 के दरमियान में क्या है? 9 आता है, 9 आता है, बिल्कुल इसमें आता है। तो ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है। मैंने तो ये ऑप्शन किया था, तो इस ऑप्शन को हटा दे, इसको कुछ यूं लिख ले, 1 न्यूटन, 3 न्यूटन, 13 न्यूटन। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक आ रहा है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक आ रहा है। देखिए अगर हमने 8 कर दी दोनों को, 10 आ गया, 10 आ गया, और ये 9 के बराबर नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम इसको माइनस कर दे तो इससे 2 आ गया, 10 और 2 के दरमियान में 9 आता है, लेकिन इधर तो 1 है। सॉरी मैंने 9 के लिए किया, लेकिन इधर 1 है। बिल्कुल हमारा ऑप्शन पहले ठीक था, ऑप्शन बिल्कुल ठीक था। इधर 1 आ रहा है जो कि ना 9 के साथ कंपेयर नहीं करना, 1 के साथ हमने कंपेयर करना है। ये तो 9 तो इस ऑप्शन के लिए था, 1 के साथ कंपेयर नहीं है। तो ये 1 जो है इन 2 और 10 के दरमियान में नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन नहीं है। हमने पहले ऑप्शन क्या लिखा था? बिल्कुल ठीक था, 3 न्यूटन, 5 न्यूटन, 7 न्यूटन। असल में अभी सुबह की अजान शुरू है ना, इसलिए दिमाग काम करना छोड़ रही है, आराम भी नहीं किया। तो देखें डी और सी, तो बी ऑप्शन की तरफ जाते हैं। बी 1 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, हम इसको एड अप करते हैं। 1 प्लस 3 कितना आ गया हमारे साथ? 4 जो कि 5 के बराबर नहीं है, 5 के बराबर नहीं है। अब 3 माइनस 1 इसको माइनस कर देते हैं, 3 माइनस 1 कितना आ गया? 2 जो कि 5 के बराबर नहीं है। और मैक्सिमम रिजल्ट कितना है? 4, मिनिमम कितना है? 2 और 4 के दरमियान में है ये 5, ये 5 2 और 4 के दरमियान में है। मैक्सिमम कितना आया? 4, मिनिमम कितना आया? 2, तो इनके दरमियान में भी ये नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारे साथ नहीं है, ये ऑप्शन भी हमारे साथ नहीं है। तो ए ऑप्शन को देखते हैं किस तरह ठीक है। 3 प्लस 5 को लेते हैं, कितना आ गया? 8 जो कि 7 के बराबर नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो 5 माइनस 3 कितना आ गया इससे? 2, ये भी 7 के बराबर नहीं है। लेकिन मैक्सिमम रिजल्ट कितना है? मैक्सिमम रिजल्ट हमारे पास कितना है? 8। मिनिमम रिजल्ट कितना है इससे? 2 और 8 के दरमियान में 7 आ रहा है, 2 और 8 के दरमियान में 7 आ रहा है, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। ये तो दरमियान में भी नहीं आ रहे थे, मैक्सिमम रिजल्ट के भी इक्वल नहीं थे, मिनिमम रिजल्ट के भी इक्वल नहीं थे, और दरमियान में भी नहीं आ रहे थे। मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्ट के भी इक्वल नहीं थे और इसके दरमियान में भी नहीं आ रहे थे। लेकिन ये तो मिनिमम और मैक्सिमम के रिजल्ट के दरमियान की इक्वल तो नहीं है, लेकिन इसके दरमियान आ रहे हैं, 2 और 8 के दरमियान में 7 आता है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अगर कहीं पर भी आपको डिफिकल्टी नजर आ रही है, कमेंट में आप पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर किसी भी एमसीक्यूज, कोई भी एमसीक्यूज आपके मतलब कि डिफिकल्टीज आपको आ रही है उस एमसीक्यूज के से, तो मुझे सेंड कर दे, मैं इंशाल्लाह वो हल करके उस पर रील्स एक बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।